नमस्ते। कोर फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। वाईफाई, जो कि लगभग सभी को पता है, घर, ऑफिस या कैफे में इंटरनेट से जोड़ने का सबसे आम तरीका। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई ये तय करने की थी कि वाईफाई की खोज के लिए रॉयल्टी और क्रेडिट किसको मिलेगा। 2012 से यूएस के उपभोक्ता ने ऑस्ट्रेलिया की सरकारी एजेंसी कॉमनवेल्थ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या CSIRO को $400 मिलियन से अधिक दान दिया। अधिकतर यूएस उपभोक्ताओं को इसका पता ही नहीं था, क्योंकि इसका खर्चा उन टेक प्रोडक्ट्स में छुपा हुआ था, जैसे वायरलेस डिवाइस और चिप लेनोवो, T-Mobile, AT&T, डेल, HP, D-Link, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और नेटगियर से। ये सब एक पेटेंट मुकदमे की वजह से हुआ था, जो वाईफाई की एक ऊंची टेक्नोलॉजी पर था। पेटेंट लगभग हर वायरलेस इनेबल डिवाइस पर लागू होता है जो यूएस में बेचा गया था। आपको ये भी हैरानी होगी कि वाईफाई की इनेबलिंग टेक्नोलॉजी के असफल प्रयोग से आई थी, जो ब्लैक होल को डिटेक्ट करने के लिए ली थी। ये एक दिलचस्प कहानी है जिसमें ट्विस्ट और टर्न्स हैं, लेकिन समझने के लिए हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि वाईफाई क्या है और कैसे काम करता है। आप देख रहे हैं कोर फ्यूजन टीवी। तो वाईफाई क्या है? वाईफाई एक रेडियो वेव है। सीधे शब्दों में, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रकृति के 4 मूलभूत बालों में से एक है। बिना ज़्यादा डिटेल में जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेटिंग डिस्टर्बेंसेस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करना काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन से अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न होते हैं। रेडियो वेव से शुरू करते हैं, जो कि मीटर्स से किलोमीटर्स तक लंबे हो सकते हैं, और इनका उपयोग आपके कार में रेडियो सुनने के लिए किया जा सकता है। वाईफाई, ब्लूटूथ, सेल फोन सिग्नल्स सब इन हायर फ्रीक्वेंसीज का उपयोग करते हैं। अगर हम और आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी को लगभग 10 गुना बढ़ाते हैं, तो आप माइक्रोवेव डोमेन में प्रवेश करते हैं। इन वेव्स का विशेष रूप से पानी को उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ घुमाने का काम होता है, जो कि सेकंड के बिलियन गुना होता है। इन पानी के अणुओं के वाइब्रेशंस गर्मी पैदा करती हैं, और जब आपको भोजन पानी से भरा होता है तो ये गर्मी आपको पूरा भोजन गर्म कर सकती है। और आगे बढ़कर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को और अधिक बढ़ाते हैं। आप इंफ्रारेड डोमेन में पहुंच जाते हैं। अब ये वेव्स माइक्रोमीटर्स लंबी होती हैं। इनका उपयोग हीट पैटर्न्स देखने या आपके टीवी रिमोट कंट्रोल में किया जा सकता है। इससे आगे बढ़कर हम प्रकाश डोमेन में पहुंचते हैं, और अब ये वेव्स नैनोमीटर लंबी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एकमात्र हिस्सा है जो इंसान देख सकता है। और आगे बढ़कर हम पैराबैंगनीय प्रकाश में प्रवेश करते हैं, और यहाँ से ये मानव के लिए खतरनाक शुरू होती है। फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाने से आपके पास एक छोटी तरंग पैदा होती है, और इसका परिणाम एक्स रेज में होता है, जो आपके नरम ऊतक को पेनिट्रेट कर सकता है। और अंत में सबसे कुछ उच्च फ्रीक्वेंसीज पर आपके पास गामा रेज होती है। ये कैंसर को मारने के लिए महान है, लेकिन आपके स्वस्थ सेल्स को भी फ्राई कर देती है। एक्स रेज और गामा वेव्स आमतौर पर प्रकृति में रेडियो एक्टिव गतिविधि से ही आते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। वाईफाई, विजिबल लाइट और एक्स रेज एक ही चीज़ है, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन है, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर। वाईफाई स्पेक्ट्रम के नीचे वाले हिस्से में है। अगर आपको वाईफाई वेव्स दिखाई दे सकते तो शायद ऐसे दिखते। अब हम जानते हैं कि वाईफाई क्या है, तो ये कैसे काम करता है। वाईफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज का उपयोग करता है, जो सेकंड के 2.4 से 5 बिलियन बार ऑसिलेट करता है। ये तेज वेव्स इनकोड और डिकोड करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई बस एक प्रोटोकॉल है जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के अक्रॉस ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। ये इंटरनेट जैसे हाई डेटा ट्रांसफर एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट है। आप वाईफाई को एक बहुत तेज 2 दिशा रेडियो के रूप में सोच सकते हैं। आपके लैपटॉप या फ़ोन के अंदर एक वायरलेस चिप होता है, जो रेडियो वेव्स के रूप में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम कर सकता है। आप इस छोटे मोड से कोड सिग्नल्स के रूप में सोच सकते हैं, जो एक दूसरे के बीच सेकंड के बिलियन बार भेजे जाते हैं। ये सिग्नल्स फिर डिकोड किए जा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के रूप में व्याख्या किए जा सकते हैं। आपके घर में एक दूसरी तरफ शायद एक वायरलेस राउटर होगा, जिसमें एक और ट्रांसमीटर और रिसीवर होगा।
आपका लैपटॉप और राउटर को एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड पर कनेक्ट करने से उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने और एक दूसरे के बीच डेटा भेजने की अनुमति मिलती है। डाटा वीडियोस, ऑडियोज, वेबसाइट्स और अधिक के रूप में होता है। 1997 में अमेरिकन बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या IEEE ने एक कमेटी बनाई जो इन हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज के अक्रॉस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड बनाने का काम किया। ये वाईफाई के रूप में जाने जाने की शुरुआत थी। एक क्विक नोट, वाईफाई एक्चुअली किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं करता। नाम 1999 में एक ब्रांड कंसल्टिंग फर्म ने बनाया था। उन्हें IEEE 802.11 के लिए एक कैची नाम की ज़रूरत थी। तो अब दुनिया इन हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के अक्रॉस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए स्टैंडर्ड थी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, ये डेटा रोबोबस्ट और एरर फ्री बनाना। ये वाईफाई को सही से काम करने की कुंजी थी। यहाँ ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट एट द CSIRO का काम शुरू होता है। CSIRO अलग अलग एरियाज में काम करता है, साइंस, केमिस्ट्री, एनर्जी एक्सप्लोरेशन और मिनरल साइंसेस। ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी फंडिंग का बहुत सारा हिस्सा सरकार से लेती है। उनके पास ऑस्ट्रेलिया भर में हजारों साइंटिस्ट हैं। वाईफाई इशू सॉल्व करने का रास्ता तब शुरू हुआ जब CSIRO के एस्ट्रोफिजिक्स साइंटिस्ट जॉन ओ सुलिवन एटम के साइज के ब्लैक होल डिटेक्ट करने का रिसर्च कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि इन ब्लैक होल से आने वाले रेडियो वेव्स अर्थ तक पहुंचने पर डिस्टॉर्ट हो जाते थे। इसे ठीक करने के लिए जॉन ने फॉरियर ट्रांसफॉर्मर्स नामक मैथमेटिकल इक्वेशन का उपयोग किया। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में डिस्टॉर्शन रिमूव करने के लिए अडैप्ट किया। फॉरियर ट्रांसफॉर्मर एक सिग्नल को ले सकता है जो उस सिग्नल को बनाने वाले फ्रीक्वेंसीज को डिकम्पोज कर सकता है। तो ये काफ़ी कूल है। जॉन कभी ब्लैक होल डिटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि उनका नाम फॉरियर ट्रांसफॉर्मर्स और रेडियो वेव्स में एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जब ऑर्गेनाइजेशन एक हाई स्पीड वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने पाया कि रेडियो वेव्स रूम के आसपास बाउंस हो रहे थे। जॉन ने अपने फॉरियर ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन मेथड को चिप के लॉजिक सर्किट में कोड किया, जिससे रूम के चारों तरफ हैप्पैज़ार्डली बाउंस हो रहे सिग्नल्स क्लीन हो गए। अब सिग्नल्स वॉल और सीलिंग के चारों तरफ बाउंस नहीं कर रहे थे और सिग्नल मैसअप नहीं हो रहे थे। इसे रिसीविंग एंड वाला कंप्यूटर सिग्नल आसानी से पकड़ सकता था और समझ सकता था। इसके अलावा यह चिप छोटी थी, इतनी छोटी कि लैपटॉप में फिट हो सकती थी और सस्ती भी थी। चिप की सीक्रेट बात यह थी कि डेटा स्ट्रीम को 100 टुकड़ों में डिवाइड किया गया था और फिर उन्हें तेज़ी से रीअसेंबल किया गया था। पहले इस टेक्नोलॉजी का स्टेट ऑफ द आर्ट एक कमरे के बराबर इक्विपमेंट की ज़रूरत होता था, लेकिन जॉन के चिप से CSIRO का वाईफाई सिग्नल क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो गया। ये तेज़ था और सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता था, इको को कम करके। ये खुशगवार हादसा दुनिया भर के कई बड़े कम्युनिकेशन कंपनीज को हरा दिया जो सेम इशू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। जॉन और सुलिवन ने बताया कुछ ओरिजिनल बीज रेडियो एस्ट्रोनॉमी में बोए गए थे। ये एक असफल प्रयोग था एटॉमिक पार्टिकल के साइज के एक्सप्लोडिंग मिनी ब्लैक होल डिटेक्ट करने का। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि चीज़ें कहाँ ले जाएंगी। उस समय हमने 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड का वायरलेस नेटवर्क बनाने की कोशिश की थी। बहुत लोग सोचते हैं कि हम पागल हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हम सच में सोचते हैं कि ये बड़ा होगा और मैं हैरान हूँ कि ये कितना बड़ा होगा। और सुलिवन और उनकी टीम इस ब्रेक थ्रू की तलाश में अकेली नहीं थी, लेकिन वो सबसे तेज़ और सबसे अच्छे थे। इन पेटेंट्स को 1992 और 1996 में फाइल किया गया था। ये ध्यान देने लायक है कि इस तरह के एरर कनेक्शन के लिए फंडामेंटल टेक्नोलॉजी मौजूद थी और लेट 1960s से जब नासा ने मरीनर क्राफ्ट को मार्स भेजा था तब से उसे यूज़ किया जा रहा था। लेकिन इससे सस्ता बनाना और छोटे चिप के रूप में बनाना कुछ नया था। वाईफाई बनाने का काम बिना अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा 1997 में एग्री किए गए स्टैंडर्ड्स के संभव नहीं थे। ये 2012 तक नहीं हुआ जब पेटेंट रिकॉग्नाइजेशन किया गया था और रॉयल्टी CSIRO को पे की गई थी। तो सवाल का जवाब, क्या ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टीम ने वाईफाई इन्वेंट किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे पहले बहुत सारे पायनियर्स थे, लेकिन जो चिप सस्ता और फीजिबल बनाया गया था वो सच में एक ऑस्ट्रेलियन इन्वेंशन था। और ये सब एक असफल प्रयोग से आया था, एटॉमिक साइज्ड ब्लैक होल डिटेक्ट करने के। आपको और जानकारी मिलती है?
ये उन लोगों के लिए एक अच्छी कहानी है जो कहते हैं कि इस तरह का साइंटिफिक रिसर्च पॉइंटलेस है। आप सच में नहीं जानते कि इससे क्या टेक्नोलॉजी निकल सकती है। वैसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा या फिर कम से कम इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए फील फ्री। मुझे यकीन है कि आपको यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो मेरा नाम डगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन हिंदी देख रहे थे। मैं जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। चीयर्स गाइस, अच्छे रहिए।